नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में। यहाँ तक कि देखा जाए कि 2023 अब खत्म होने वाला है, लेकिन 2023 में काफ़ी राजनीतिक बवाल हुआ और राजनीतिक बवाल होना बनता भी है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जब जग जाहिर हुए तो सभी चौंक गए, क्योंकि लोगों को उम्मीद यहाँ पर नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 में से 3 राज्य जीत ले जाएगी, वो भी भारी बहुमत के साथ। यहाँ पर 3 राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी ने वहाँ पर बहुमत बनाई। और छत्तीसगढ़, जिसे कहा जा रहा था कि सीएम भूपेश बघेल से कोई नहीं छीन सकता या फिर वहाँ बीजेपी अपनी सत्ता जमा ही नहीं सकती, वहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी सत्ता जमा दी। लेकिन बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज जब दिया जब उन्होंने अपने सीएम चेहरों की अनाउंसमेंट करी, उनकी घोषणा की। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बनाया गया, आदिवासी चेहरा हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया क्योंकि अब बीजेपी को राजस्थान में ब्राह्मण वोट पर फोकस करना है, क्योंकि गुजर वोट और मीना वोट तो कांग्रेस के हक में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में एक विख्यात शहर है उज्जैन, जहाँ पर कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं। तो क्या उन महाकाल को यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव। किस्सा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मोहन यादव एक रात उज्जैन में बिताते हैं, वहाँ पर वो महाकाल के दर्शन भी करते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये इतिहास पता नहीं होगा कि जिसमें बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों की सरकार चली गई। यहाँ पर कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ गया और यहाँ तक कि जो वहाँ के मध्य प्रदेश के महाराज कहलाए जाते हैं, सिंधिया राजघराना, वो आज तक उज्जैन में नहीं रुका। यहाँ पर थोड़ा इतिहास पढ़ें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात रुके थे तो मोरारजी देसाई की सरकार अगले दिन ही ध्वस्त हो गई, यानी 24 घंटे भी नहीं लगे और सरकार ध्वस्त हो जाती है। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा को 20 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ गया। और यहाँ पर कहा जाता है कि सिंधिया परिवार ने ही जो है कुछ मंत्र यहाँ पर फूका था ताकि उनकी राजनीति या फिर उनकी जो गद्दी है यहाँ से ना जा सके। लेकिन हमने देखा उस बीच कई सारे यहाँ पर परिवर्तन हुए। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन अब फिर दोबारा इस मिथ की चर्चा होने लगी है और कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने बड़ा चैलेंज यहाँ पर दे दिया है कि वो मिथ यहाँ पर तोड़ के दिखा देंगे। उनका कहना है कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, यहाँ पर मैं उनकी सेवा के लिए आया हूँ और मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ और राजा वही हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन क्या अब उनको ये चीज़ भारी पड़ेगी? जिस तरीके से उन्होंने बयान देकर तो महाकाल को अपने से ऊंचा बता दिया, और महाकाल यहाँ पर देखा जाए तो पूरी दुनिया के ही राजा माने जाते हैं और उज्जैन में उनकी खास विशेषता मानी जाती है कि खुद महाकाल वहाँ पर विराजे हुए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिथ ना रहकर मोहन यादव और बीजेपी के लिए सच हो जाए? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के जवाब भी बटोरते हुए हम नजर आएंगे। अमन सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ थोड़ा मध्य प्रदेश का और खासकर उज्जैन का इतिहास खंगालेंगे कि क्या ये इतिहास मोहन यादव की सरकार पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए जब से यहाँ पर नए सीएम की नियुक्ति हुई है, जनता खुश नहीं है, शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थक खुश नहीं है, यानी विद्रोह तो सीएम बनने के बाद से ही चालू हो गया और अब ये उज्जैन की कहानियां कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर सकती हैं। तो क्या सर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर मिल सकता है? क्या मोहन यादव, यहाँ तो हमने देखा मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे देश के, वो अगले दिन ही उनकी सरकार ध्वस्त हो जाती है। तो क्या मोहन यादव इस मिथ से, जिसे मिथ कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है ये फैक्ट भी है, जिसे कहा जा रहा है कि इसका बड़ा परिणाम यहाँ पर अब मोहन यादव को भुगतना होगा, तो क्या सच हो सकता है कि यहाँ पर जनता की नाराजगी उसी का कारण बन जाए और यहाँ पर मोहन यादव की सरकार गिर जाए? देखिए बिल्कुल, और अभी कह सकते हैं कि बहुत कम दिन हुए हैं सरकार बने हुए। 2-4 दिन की बात है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनकर तैयार हुई और वहाँ पर मुख्यमंत्री जो चेहरा है जो मोहन यादव वो नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में इतनी जल्दी ये चैलेंज लेना मुझे नहीं लगता है। देखिए आस्था का अपने कह सकते हैं कि अपने से सरोकार होता है, बहुत निजी फैसला होता है किसी का भी, और किसी की आस्था किसी और चीज़ में होती है, किसी की और चीज़ में होती है। लेकिन जो मिथक की आप लगातार बात करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूर उनसे आदमी सावधान रहता है और उस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करता। आपने 2-3 एग्जाम्पल गिनाए कि 24 घंटे के अंदर भी सरकारें गिरी हैं। तो ऐसे में
क्या वाकई जो विजय मोहन यादव है उनको क्या वहाँ पर जाना चाहिए था? क्या वाकई मोहन यादव को एक रात वहाँ पर बितानी चाहिए थी, जबकि उनका मंत्रिमंडल का भी गठन भी नहीं हुआ है? और उससे पहले अगर आप देखें, चलिए ये तो हम एक अलग तरह की बात कर रहे हैं दौलत, लेकिन इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्रिमंडल को लेकर भी नाखुशी का कह सकते हैं कि अभी से प्रदर्शन होना शुरू हो गया है, क्योंकि शिवराज खेमा, सिंधिया खेमा और खुद मोहन यादव खेमा लगातार 3-4 खेमों में यहाँ पर बीजेपी बटी हुई है। और जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो गुट है वहाँ से बहुत कम लोगों को बनाया जाएगा। वहीं सिंधिया जो है इस बार उनका जो खेमा है वो हावी रह सकता है। तो ऐसे में तमाम सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और अब जबकि ऐसे मौक़ों पर, ऐसे नाजुक वक्त में जब उनको सीएम कमान मिली है, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों को करने से उनको बचना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटी चीज़ भी कई बार आपके लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि मोहन यादव का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था सीएम बनने में, कहीं तक भी वो नज़र नहीं आते थे। आपने भी अच्छे खासे प्रोग्राम इस पे की, रिपोर्टिंग लगातार की इसके ऊपर, और हमने भी लगातार अब जो इस तरह के प्रोग्राम में भी मुद्दे उठाए कि क्यों इतने दिन हो गए और सीएम नहीं बन पा रहे हैं। और 8-10 दिन की मशक्क़त के बाद बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई। क्योंकि आपको पता है कि चाहे शिवराज की बात करें, या हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, सिंधिया की बात करें, और चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, या फिर नरेंद्र तोमर की बात करें, एक से एक बड़े चेहरे कहीं ना कहीं बीजेपी के पास मौजूद थे। और उन सब के बीच में से होते हुए मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी, और ये कहा गया कि भाई ओबीसी हैं, वो यादव कह सकते हैं कि समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी यादव समुदाय को साधने का काम करेगी। लेकिन जब से वो सत्ता में बैठे हैं दौलत, आप देख रहे हैं लगातार, चाहे हम जिस तरह लाउड स्पीकर उतारने की बात करें, जो अंडा मछली और इस तरह की रेहड़ी पटरी पे जो कह सकते हैं कि इस तरह का काम करके जो अपना गुजारा वसारा करते हैं, उनका ये काम बंद कराने का फैसला हो, या फिर जिस तरह से फारूकी के घर पे जो है बुलडोजर चलाने का मामला, ऐसे लगातार मामलों में जो मोहन यादव हैं वो लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं और लगातार घिर भी रहे हैं, लगातार उनकी आलोचना भी हो रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, योगी जी को मुख्यमंत्री हुए तकरीबन अगर आप देखें तो 6-7 साल का वक्त हो गया है, और एक अनुभव उन्होंने लिया, तो उसके बाद इस तरह के ताबड़तोड़ फैसले किए। लेकिन जिस तरह सत्ता में बैठते ही एक दिन के अंदर ही वो इस तरह के फैसले करने लग गए, कहीं ना कहीं उनके कह सकते हैं करने का जो अंदाज है उसको लेकर लोगों में खासी नाराज़गी है कि आपने विकास की बात नहीं की, आपने कोई कह सकते हैं डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने बेहतर स्वास्थ्य की बात नहीं की, आपने अच्छी एजुकेशन को लेकर कोई बात नहीं की, और आपने इस तरह के फैसले कर दिए जिनका विकास की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ में जिस तरह से आपने एक फैक्ट सामने रखा है कि जो भी उज्जैन में रुकता है और जो कह सकते हैं उसकी सरकारें चली जाती हैं, तो क्या ये जो फैक्ट है, इसको चैलेंज जो उन्होंने दिया है अपने आप में कह सकते हैं, वो क्या उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि अब तक मैं ये देखा गया है कि लोग अक्सर इन चीज़ों में कह सकते हैं कि ये चीज़ें करने से बचते हैं, और शुरुआती दिनों में तो कम से कम बचते हैं दौलत। लेकिन जिस तरह कह सकते हैं कि जो मोहन यादव ने फैसला किया वो वाकई बेहद कह सकते हैं हैरान करने वाला भी हो सकता है, चौंकाने वाला भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि क्या अब मोहन यादव की सरकार बची रहेगी, इसको लेकर लगातार दौलत मुझे लगता है अब कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पर एक और बड़ी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर 2 लोग खफा हैं इनके सीएम बनते ही, उनको डिप्टी सीएम तक का भी दर्जा दिया नहीं गया। शिवराज सिंह चौहान को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा भी दें, क्योंकि वो तो सीएम बनना यहाँ पर डिजर्व करते हैं। जनता भी कहती है कि मामा को देखकर वोट दिया, लेकिन मामा ही अब साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से नकारा गया मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, तो क्या इसमें कुछ मिथ जुड़ सकता है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए अब जल्द ही मोहन यादव भी दिल्ली जाएंगे? भजनलाल शर्मा और बाकी जो सीएम अभी चुने गए हैं, विष्णुदेव साय, वो तो जा रहे हैं, लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अब मोहन यादव दिल्ली के चक्कर काटेंगे, तो क्या दिल्ली में उनको भारी विरोध जो है सिंधिया और सिंधिया समर्थक का देखना पड़ेगा? क्योंकि ये विरोध का सामना हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस को करना पड़ा था, उन्होंने बात नहीं मानी सिंधिया की, तो 2020 में क्या हुआ आपको पता है। तो क्या वही 2020-2023 में रिपीट हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल, और संभावनाएं कहीं भी कह सकता है कि लग रहे हैं, और लगातार लगनी भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के 3 गुटों में बीजेपी मध्य प्रदेश में बटी हुई है, चाहे शिवराज खेमे की बात करें, सिंधिया खेमे की बात करें, और अब मोहन यादव खेमे की बात भी आप कर सकते हैं। और ये लगातार कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से आलाकमान इस तरह से खफा नजर आ रहा है कि जो लोकसभा के लिए मंडल स्तर पर जो कह सकते हैं कमेटी बनने वाली है, उसमें भी जो उनके पुराने चेहरे थे उनको हटाकर नए चेहरों को लेकर आया जा रहा है। वहीं जिस तरह से 12 मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के हारे, तो अब ऐसा लगातार सुनने को मिल रहा है कि अब उनके जो गुट के लोग थे उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। सिंधिया को लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि ग्वालियर और चंबल जो कह सकते हैं कि
क्षेत्र के अंदर जो उनके नेताओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो उनके खेमे से 4-5 जो नेता हैं वो मंत्री बन सकते हैं। तो ये कई सारे इसमें तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि जो मोहन यादव के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार समीकरण बन रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर आपस में ही विरोध ज़्यादा तेज हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जिस तरह से बनी है उसके बाद लगातार उसके सामने परेशानी आ जाए और मोहन यादव जो ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं कहीं उनके फैसले उन पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि उनके जो फैसले हैं वो कई तरह से लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। खुद बीजेपी भी इसके खिलाफ जो है कह सकते हैं इसके समर्थन में खुलकर नहीं बोल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी इन फैसलों से बहुत मुतासिर नहीं है। तो ये कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है जो लगातार बन रही है और लगातार जो कह सकते हैं कि मोहन यादव के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। और जो आपने शुरुआत की है फैक्ट की कि कहीं ऐसा ना हो कि उज्जैन में एक जो रात उन्होंने गुजारी है वो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए, क्योंकि जिस तरह के बीते जो कह सकते हैं चाहे येदियुरप्पा सरकार हो चाहे मोरारजी सरकार हो, जिस तरह से वो गिरी, जिस तरह से उनके इस्तीफे हुए, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं। क्योंकि सिंधिया हो या शिवराज हो, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की कि एक रात उज्जैन में रुका जाए। हालांकि दर्शन करने को वो जाते रहे, वहाँ पर लगातार सभाएं करने को भी जाते रहे, लगातार वहाँ पर उनका आना जाना लगा रहा, लेकिन कभी भी वो रात रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मोहन यादव ने इस तरह की चीज़ को करके कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही लिए परेशानी मोल ले ली हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मोहन यादव क्या सीएम की जो कुर्सी है उसको उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले के इतिहास में वो तो यही बता रहे हैं कम से कम दौलत। तो मुझे लगता है कि ये बैठे बैठाए जो मोहन यादव ने अपने सर परेशानी मोल ले ली, अब कैसे वो निकलते हैं, क्या वाकई जो उन्होंने कहा कि मैं बेटा हूं और मेरे ऊपर बाबा जो कह सकते हैं कि का हाथ है, तो क्या उनके ऊपर वाकई ऐसा देखने को मिलता है और अपनी सीएम कुर्सी बचा ले जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी का क्या होने वाला है, कि आलाकमान किसी और मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ पर करेगा। मतलब कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कयासबाजियों में ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उनको ऐसा इस समय नहीं करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल सर आपके साथ लेंगे कि क्या यहाँ पर मोहन यादव ने जो कहा कि खुले में मीट नहीं बेच सकते, यहाँ पर जो है रेडी पटरी हटाई जाएंगी, इस पर बसपा नेता ने जो है बड़ा सवाल दागा है कि क्या जो ये सरकार है माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके विरोध में ये सरकार बनाई गई है और ये सरकार विरोधी है, क्योंकि मोहन यादव की संघ से बड़ी जान पहचान है और उन्हीं ने यहाँ पर संघ ने नाम दिया था मोहन यादव का। कहा जा रहा है कि पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है मुस्लिम महिलाओं के वोट पाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मुस्लिम को खुश करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग से योजना बनाई जाती हैं। तो क्या बीजेपी का ये खेल क्या है, यानी दो धड़ों में लोगों को बांटने की तैयारी है या फिर एमपी में जो सरकार बनी है वो सही में जो है अल्पसंख्यक के विरोध में है? देखिए बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो संघ के लिए उन्होंने भी काम किया है और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं वो भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आते ही सिर्फ एक तरफा फैसले करने लग जाएं जो आपके खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में लगातार ये पूछा जाएगा कि जो मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आप जो आए हो सत्ता में और देखिए रोजगार तो पहले ही लोगों के पास नहीं है और पहले ही परेशान चल रहे हैं। ऐसे में जो रेहड़ी पटरी पे कुछ काम करके अपना गुजारा बचारा करते हैं उनको भी आप अगर इस तरह से बंद कर देंगे, और देखिए उसमें सब अल्पसंख्यक नहीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें दिगर जो समुदाय के लोग भी हैं और भी समुदाय के लोग अपना कारोबार करते हैं इस तरह का। तो इस तरह से बंद करने का मतलब है कि आप उनका भी रोजगार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मोहन यादव है उनको सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो आपका मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही आपने ऐसे आक्रामक फैसले कर कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया है कि मैं कतई भी योगी जी से कम नहीं हूं। तो ऐसे में अगर उनकी चाल आप चलेंगे तो कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि उनका एक अलग तरह का करने का अंदाज रहा है, अलग उनकी छवि रही है, और आप ये छवि को बनाने के चक्कर में कहीं अपनी गद्दी से हाथ ना धो बैठे, ये मेरे ख्याल से उनके सामने बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार सवाल यही उठ रहा है कि क्या योगी मॉडल यानी यूपी मॉडल पर जो है मोहन यादव की सरकार चल रही है, और महादेव को चैलेंज देने के बाद कहीं ना कहीं ये सब तथ्य जुड़कर उनकी कुर्सी पर खतरा बन सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इस मिथ से नहीं बचे। तो देखने वाली बात होगी कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में और क्या होता है, क्या ये चैलेंज जो है मोहन यादव की सरकार को भारी पड़ेगा और बीजेपी को मध्य प्रदेश से हाथ धोना पड़ेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।